नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। 26 निर्दोष लोगों की आतंकी जान ले लेते हैं। नाम पूछकर, धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद देश में आक्रोश देखने को मिला। देश के लोगों में गुस्सा था और भारत देश की सरकार आतंक की फैक्ट्री पर एक्शन लेने की तैयारी में थी। इसी के तहत भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर सोची समझी प्लानिंग के तहत रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से हर प्रकार से कार्रवाई करने की तैयारी की गई। और ये तैयारी के बाद जिस प्रकार से आतंक का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान पर चोट की गई, तो वहीं चोट का रिएक्शन देखने को मिला। और रिएक्शन ऐसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने हो गए। दोनों के बीच जंग के हालात बन गए। धीरे धीरे लोग दहशत में आए कि भारत और पाकिस्तान अब जंग करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका की एंट्री होती है। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं और आज वर्तमान में देखा जाए तो बॉर्डर पर शांति देखने को मिल रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत करेंगे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी से। सर नमस्कार। सर, भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े थे। आतंकवादी घटनाएं लगातार भारत को चोटिल करती रही हैं। आतंकवाद से आहत भारत ने एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान पर स्ट्राइक की और वो स्ट्राइक भी बिल्कुल टारगेटेड की। आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया। लेकिन जो रिएक्शन देखने को मिला पाकिस्तान का, और जंग के मुहाने पर दोनों देश आकर खड़े हो गए। लग रहा था कि ये वॉर में तब्दील होगा और बहुत बड़ी एटॉमिक शक्तियां आमने सामने होंगी और पूरा विश्व देख रहा था भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। और सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन रात को देखा गया कि अचानक 3 घंटे बाद फिर से सीज फायर वायलेशन शुरू हो गया। लेकिन फिर रात को कंट्रोल हुआ। ये पूरा घटनाक्रम किस नजर से आप देखते हैं? क्योंकि आपने भारत और पाकिस्तान को पहले भी आमने सामने देखा है, पहले भी कई सरकारों ने हैंडल किया है। मैंने 1965 का युद्ध भी देखा, 1971 का युद्ध भी देखा। दोनों की स्मृतियां मेरे जहन में भी हैं। एक तो सबसे पहली बात ये जो गोल्डन प्रिंसिपल है भारत का, कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है जी। और हम जब तक मजबूरी ना हो जाए, जरूरत हो ना हो, बिल्कुल आखिरी मुहाने में जाकर युद्ध को आमंत्रित करते हैं या युद्ध को छेड़ते हैं। तो हम कोशिश में थे कि पाकिस्तान किस तरह मान जाए जी। और भारत में जो आतंकवाद फैलाता है, ये आतंकी तैयार करके भेजता है अपनी फैक्ट्री से जी, उस पर रोक लगाए। उड़ी में जब हमला हुआ, जैसे हम बीमारी को लेकर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं जी, तो डॉक्टर पहले बीमारी की इंटेंसिटी देखता है और इंटेंसिटी के हिसाब से दवा देता है जी। कोई गोली दिन में 2 बार देनी है, कोई गोली 3 बार देनी है, कोई गोली दिन में 1 बार देनी है जी। तो गोली पर की पावर भी उस पर निर्भर करती है और बीमारी कितनी गहरी है, इस पर तीव्रता पर। तो भारत ने उड़ी पर जब हमला किया या पुलवामा में जब हमला किया, तो उस वक्त भारत ने उतनी बुढ़िया दी कि जिससे पाकिस्तान की बीमारी ठीक हो जाए जी। और वो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, हो तो बढ़े जा रहा आगे से आगे जी। भारत को ये बताना जरूरी था कि हमारी शांति प्रियता, हमारी कायरता नहीं है जी। और वर्तमान में भारत ने जो जवाब दिया है 3 दिन में, उस जवाब से ये साबित हो गया कि भारत शांति प्रिय जरूर है लेकिन कायर राष्ट्र नहीं है जी। और पाकिस्तान हमारी शांति प्रियता को कायरता ना समझे, हमने स्पष्ट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया पूरी दुनिया के सामने जी जी। बिल्कुल। इसके लिए सिंधु जल संधि जो थी उसे रद्द करना, इस फैसले को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, वो सिंधु का पानी रोकना एक दिन में संभव नहीं, लेकिन हमने उस जल संधि को अभ्यास में डाल दिया। जस्ट एक कूटनीतिक एफर्ट था। पाकिस्तान को हम बताना चाहते थे कि देख, ऐसे कई उपाय हम कर सकते हैं जिससे तू पानी को तरस जाए, जिससे तू रोटी को तरस जाए, तेरी जनता, तेरा आवाम जिंदगी जीना भूल जाए। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आया था। तो फिर बाद में उसकी जो आतंकी फैक्ट्री थी सब तबाह करनी पड़ी। जितनी तबाह हो गई, बची होंगी अभी हम नहीं जानते, लेकिन वो तबाह की। उससे भी नहीं संभला, उसने रिटेलिएट किया, जवाब दिया जबरदस्त, हम पर ड्रोन हमले किए। तो जरूरी हो गया था कि हम न केवल ड्रोन हमलों को नाकाम करें, बल्कि जहां से ड्रोन हमले कर रहे हैं या फिर जहां से उड़ान भर के उसके फाइटर जेट आ सकते हैं भारत में,
भविष्य में यदि लड़ाई हो जी वो बेस तबाह कर दे। जी वो बेस तबाह नहीं होते तो पाकिस्तान सोच सकता है युद्ध विराम से राजी नहीं होता। जी तो 4 बेस तैयार हो गए तो वहां से तो हवाई जहाज ही नहीं उड़ सकते, हमने वो जमीन खत्म कर दी। जी तो जब उड़ नहीं सकते हवाई जहाज तो बम गिराने कैसे आएंगे? और ड्रोन हमलों को या बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का हमारा जो सिस्टम था S-400, उसे हमने F-400 से काफी हद तक रोक लिया उसको, उसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया। और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था, आतंकियों का बेसिक स्ट्रक्चर तबाह किया। जी फिर पाकिस्तान का भी हवाई युद्ध का बेसिक स्ट्रक्चर हमने तबाह कर दिया। ड्रोन हमले के लिए भी जहां से वो लॉन्च पैड थे वो तबाह कर दिए। तो उसको अंदर तो पता था ना इस बात का जी कि अब मैं अब लड़ने लायक नहीं रह गया हूं, या लड़ूंगा तो मेरी पराजय निश्चित है। जी हर व्यक्ति को या संस्था हो या देश को गुमान होता है पहले जी कि मैं लड़ सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, या मैं ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। पर जब वो आजमा के देखता है शुरू में मालूम पड़ जाता है उसको वो ऐसे वैसे कर नहीं पाएगा जी जैसा वो मन में सोच के बैठा है। तो कभी ना कभी उसको एहसास भी होता है, आत्मनिरीक्षण भी होता है। दूसरे लोग जो उसके देश के मित्र देश थे उन्होंने भी समझा होगा बाबले क्या कर रहा है तो इसलिए। और जो IMF का लोन दिया अमेरिका ने, उसमें भी अमेरिका इन द सेंस की दिया तो IMF ने, लेकिन जी वो वर्ल्ड बैंक और IMF तो अमेरिका के इशारे पे चलते हैं, सब जानते हैं। जी इसलिए वो उसको ये समझ में आ गया कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा रही है तो मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, युद्ध करूंगा तो उसके देश की जनता सर्वाइव नहीं कर सकती, बगावत होती वहां पर। इसलिए उसने इस युद्ध विराम को माना या युद्ध विराम की पहल की या अमेरिका की बात को सुना, माना और भारत को फोन किया युद्ध विराम के लिए। जी उसके डिफेंस ऑपरेशन के जो हेड थे उन्होंने, और भारत ने माना। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि उनकी सेना में और पॉलिटिकल फैसलों में कोई फर्क था। कल वापस से रात को कोई 2-3 घंटे के लिए कोई, लेकिन वापस शायद भारत ने अमेरिका को कहा होगा या उनको खुद को डायरेक्ट कुर्की दी होगी तो अमेरिका ने फिर से टाइट किया होगा उनको। हाँ तो बंद हो गया अमेरिका ने दोबारा। ट्रम्प ने फिर एक बार कल रात को फिर दोबारा जब बंद हुए तो फिर एक बार उन्होंने अगर वो इलेक्शन कंटिन्यू रहता तो शायद ट्रम्प की भी फजीयत होती इंटरनेशनल लेवल पर। नेचुरली दुनिया का वो अपने आप को बादशाह समझने वाला आदमी है और वो खुद ऐलान कर रहा है संधि का या युद्ध विराम का, तो उसके बाद में युद्ध विराम नहीं होना या युद्ध विराम का वायलेशन होना निश्चित रूप से उसका किया हुआ फैसला उल्टा जा रहा है किसी एक देश के द्वारा, तो उस देश को तो भुगतना पड़ता। और उसको खुद को भी जो एक वर्चस्व उसने कायम किया हुआ दुनिया में उसको ठेस पहुंचती जी, उनके लिए भी छवि का प्रश्न था। बिल्कुल सर, सिंधु जल संधि थी, पाकिस्तान में पानी जा रहा है भारत का, भारत से बहकर पाकिस्तान को पानी जा रहा है, तो भारत का पानी पी पी कर भारत को आंख दिखा रहा था। लेकिन एक ऐसा फैसला लेना और इसका ऐलान करना, जबकि अब रिएक्शन देखा जाए तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री में देखा गया कि सिंधु जल संधि को अगर रद्द कर दिया, हमारा पानी रोक दिया तो इसे जंग ऐलान माना जाएगा। उधर की तरफ से इसको लेकर के इसे माना जा रहा है, तो भारत हमें उकसा रहा है। जंग तो उनके दिमाग में है, पाकिस्तानी आवाम के दिमाग में है नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के दिमाग में जंग है भारत के खिलाफ। वो कोई भी बहाना बना सकते हैं, किसी भी मोड़ पर कह सकते हैं कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। वो जो कहानी ताकतवर जो आदमी होता है जी, तो वो भले से आंख भी दिखाएगा, सामने वाला कह रहा है जंग हो गई शुरू, तो मान लेंगे साहब जंग हो गई, लेकिन उसको क्या है कि बहाने चाहिए जंग करने के, जंग छेड़ने के। लेकिन जंग अफोर्ड वो भी नहीं कर सकता किसी कीमत पर, क्योंकि देखिए जब भी जंग होती है दुनिया में किसी भी कोने में, हमारे बहुत से नौजवान दर्शक नहीं जानते होंगे, वियतनाम में हमला किया था अमेरिका ने। और आज जो वियतनाम है इतना संगठित देश है, वो एक समय में 2 हिस्सों में बटा था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, कोरिया की तरह, कोरिया की भी तरह है, कंबोडिया की तरह। ऐसे बरसों युद्ध चला कंबोडिया में, बरसों युद्ध चला वियतनाम में, बरसों युद्ध चला कोरिया में। एक नॉर्थ ब्लॉक हो गया, यानी कम्युनिस्ट समर्थक हो गया एक देश का एक हिस्सा, उत्तर कोरिया या उत्तर कंबोडिया या उत्तर वियतनाम, और दक्षिण हो गया दक्षिणपंथियों का अमेरिका समर्थक। दुनिया ऐसे बटी हुई थी, कोल्ड वार चल रहा था। वियतनाम में खुद अमेरिकी सैनिक उतर के चुनाव लड़ रहे थे, लड़ाई युद्ध कर रहे थे, और वर्षों तक वियतनामी लड़ते रहे अमेरिका के खिलाफ। हो ची मिन्ह उनके राष्ट्रनायक थे। अमेरिका के लोगों ने, एक गांव था माइलाई, उसके बच्चे से लेकर बूढ़े तक सैकड़ों हजारों की आबादी कत्ल कर दिया सबको। आज जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं थे, जिस चीज पुरानी बात है, पता उसको अब महीनों बाद चला कि अमेरिका ने एक गांव को काट काट के खत्म कर दिया। माइलाई हत्याकांड कह रहा है जी,
उसके बावजूद अमेरिका वियतनाम को नहीं जीत पाया और उसको अमेरिकी सैनिकों को बुलाने पड़ा और वियतनाम एक हुआ। तो इसलिए जो भी देश के दो टुकड़े होते तो भाई भाई हैं जी। और ये आप देखते हैं कि एक माँ के दो बेटे होते हैं, वो भी आपस में लड़ते हैं, बर्तन खड़कते हैं, और बर्तन खड़कने तक ठीक है, लेकिन कभी कभी दीवार भी बन जाती है, कभी कभी हमला भी बोल देते हैं एक दूसरे पर जी। तो ये दुनिया के इतिहास में ऐसा होता रहा है। मनुष्य की जो जीतने की कामना है या लालसा है उसका अंत नहीं है। अब रशिया यूक्रेन पे जिस तरह हमला कर रहा है, 3 साल से युद्ध कर रहा है, आज उसकी क्या पोजीशन है? लोग तो उसके भी मर रहे हैं ना, रशिया के भी कितने ताकतवर हो। युद्ध कभी भी होगा तो मानवता हारेगी। भले कोई राजा कहता और अनादिकाल से मैं जीत गया जी, भले सिकंदर जीत गया, भले नेपोलियन जीत गया, भले हिटलर जीता, अंततः संधि होती है, अंततः खत्म होता है युद्ध, शांति होती है। अंतिम गोल, अंतिम लक्ष्य शांति है, अंतिम लक्ष्य युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध शांति की दिशा में चलते हुए रास्ते में एक पड़ाव आ जाता है जी। इसलिए अल्टीमेटली शांति तो होनी है। युद्ध को मैं मानवता के विरुद्ध एक अपराध मानता हूं, और जो ह्यूमन सोसाइटी पूरी दुनिया की, उसको एकजुट होकर किसी दुनिया के कोने में युद्ध हो, हम खुश होते रहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन आत्मनिर्णय के सिद्धांत की आधार लड़ रहे हैं, जो एक स्वाभिमान की लड़ रहा है, हम कई तरह की व्याख्याएं करते रहते हैं। लेकिन युद्ध में भले कोई देश जीते, भले कोई राजा जीते, हारती माताएं हैं, हारती विधवाएं हैं, हारते बच्चे हैं जो अनाथ हो जाते हैं और जिनकी जिंदगी में अंधकार बढ़ जाता है। इसलिए ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई भी लड़ाई किसी भी दुनिया के कोने में हो, मानव सभ्यता को अगर जिंदा रहना है, मानवता को जिंदा रखना है, तो हमको युद्ध के विराम का हमेशा समर्थन करना चाहिए। और आज भी बहुत सारे लोग हैं देश में जी, ये कह रहे हैं करे इनको निपटा देते, युद्ध कर देते। बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड चल रहा है कि ये मौका था, अभी ओके ले लेते, अभी निपटाने का वक्त था, अभी सीज फायर करना ही नहीं चाहिए था, क्यों कर दिया अभी? देखिए, इस प्रकार के काफी सारे, देखिए हमने हजारों किलोमीटर जमीन जीती पाकिस्तान की 1965 में जी, और ताशकंद समझौते में लौटा दिया जी। उस जीतकर जमीन को लौटाने के पीछे क्या लॉजिक है? अगर हम हजारों जवानों की बलि चढ़ा देते हैं, अपने हो चाहे सामने वाले को जी, सफर कौन करता है? माताएं गोद सूनी हो जाती हैं, पत्नियां उनकी विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, बच्चों का भविष्य, विधवाओं को कैसे जीवन जीना पड़ता है, कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती है, कितने तिरस्कार को झेलना पड़ता है, कौन जानता है? कौन उनके घर में जाके देखता है? सिर्फ जब शव यात्राएं आती है, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, लग जाते हैं लोग फूल माला के, जय जय हो, माता माता की जय, और अमर रहे करते थे। गांव में बुद्धि बना के लगा देते हैं। लेकिन जो परिवार सफर करता है वो जानता है उस पीड़ा को। तो युद्ध नहीं होना चाहिए जब तक कि बेहद जरूरी ना हो जाए, और किसी को सबक सिखाने के लिए, किसी शांति की स्थापना के लिए युद्ध होना है तो मैं वेलकम करता हूँ, होना चाहिए फिर स्टेज पर जी। क्योंकि वरना निर्दोष मरते रहेंगे, जैसे पहलगाम में मरे जी, जैसे और जगह मरे जी। बिल्कुल। उसके बाद में जैसे पहलगाम की घटना हुई, भारत सरकार ने स्टैंड लिया, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को लेकर के एक रिव्यू रचना बनाई गई, और जिस प्रकार से युद्ध किए जाते हैं, फ्रंट टू फ्रंट फाइट की जाती है, लेकिन भारत ने एक रणनीति बना करके टारगेट किए उनके आतंकी ठिकानों को, और ऐसा युद्ध लड़ा कि सीमा पार जाना नहीं पड़ा। ऊपर से उन्होंने स्ट्राइक करके उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें अगर कई सारे जो आतंकी हमलों में शामिल मास्टरमाइंड थे, उनके मसूद अजहर की बात करें, उनका पूरा परिवार उड़ा दिया गया। उनके जो बयान आया वो, मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिर्फ आतंकियों से बदला लेना भारत का लक्ष्य था। सेना का भी बयान आया कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर में जो लक्ष्य था वो हमने पा लिया है, आतंकियों को उन्हें चोट पहुंचानी थी वो हमने पहुंचाई है, और साथ ही साथ बयान भी दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, मतलब आतंकियों से लड़ाई जारी रहेगी। भारत ने 65 और 71 में जो लड़ाइयां लड़ी, उस वक्त लड़ाई के हथियार और थे। आज वैज्ञानिक प्रगति ने हथियारों का स्वरूप बदल दिया, युद्ध का स्वरूप बदल दिया है जी। ड्रोन से, मानव रहित ड्रोन से हथियार युद्ध हो रहा है जी, और मानव रहित मशीनें इसको उड़ा रही है हमारे। तो इसलिए पैदल युद्ध होगा, पैदल सेना जाएगी और पैटर्न टैंक आएगा, जैसे हमारा टैंक जाएगा, जेट टैंक जाएगा, उस कहानी को याद भले करते रहे हम जी, उस कहानी को दोहराने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है जी। बहुत सारे लोग युद्ध की जो कल्पना करते हैं वो उसी युद्ध की कल्पना करते हैं अभी भी, गोले बरसेंगे और ये होगा, बम आएंगे, ये होगा, या AK-47 चलेगी, ये होगा, टैंक जाएंगे, सब होगा। वैज्ञानिक प्रगति में हम उस दौर में पहुंच गए जहां पर मानव रहित युद्ध हो सकता है जी, और मानव रहित युद्ध में जीता हारा जा सकता है।
बैलिस्टिक मिसाइल, ये वो सब दूर से कर सकते हैं जी। लेकिन हमारे सामने दोनों उदाहरण हैं। ताशकंद समझौते में भी हमने जीती हुई जमीन सौंपी, शिमला समझौते में हमने जितने 91-93 कितने थे पाकिस्तानी सैनिक जी। वो वापस लौटाए। तो हमारा उद्देश्य थोड़ी था कि सैनिकों को गुलाम बना के रखेंगे हमारे यहाँ पे जी। 53,000 सैनिकों को रोटी खिलाते रहेंगे और गुलाम बनाते रहेंगे, काम कराते रहेंगे उस देश में, थोड़ी था लक्ष्य जी। अल्टीमेटली सौंपना ही था ना, ठीक है। अल्टीमेटली जमीन को ये थोड़ी था भारत का विस्तार करके कराची तक भारत को ले जाए, जी। ऐसा सोच नहीं है भारत का। बिल्कुल। भारत एक विस्तारवादी देश नहीं है, पहली बात। जी। जितना पीएनओ के की बात अलग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात अलग है जी। लेकिन अदरवाइज हमारा कोई ये सोच नहीं था कि रावलपिंडी पहुंच जाए, लाहौर पहुंच जाए, सरगोदा पहुंच जाए, उसको भारत का हिस्सा बना लें। वो जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है, वो वहां जहां है वहां रहे। बिल्कुल। भारत को कोई तकलीफ नहीं इससे। बिल्कुल। तो जब हमको जमीन जीत कर छोड़नी है वापस, जी। सैनिकों को बंधक बना के या सैनिकों को का समर्पण करा के आत्मनिर्भर करके भी छोड़ना ही पड़ा है वापस, जी। तो हजारों अपने भारत माता के बेटों की बलि चढ़ा करके सबक सिखाने से बेहतर है कि उसको बिना बलि चढ़ाए सबक सिखाए। जी। तो वो कन्फाइंड और टारगेटेड युद्ध लड़ा हमने, जी। जिसको युद्ध नहीं कहा हमने। जी। युद्ध कहते तो फिर वो उसी तरह छिड़िया था। जी। टारगेटेड बदला लिया और टारगेटेड बदले में हम सफल हुए। बिल्कुल। जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना का देखा जाए, आतंकियों के जनाजे में वहां की सेना गई, वहां पर जिस प्रकार से कहा जाता है कि वहां के प्रधानमंत्री कहते कुछ और है, वहां के सेनाध्यक्ष है वो अपने हिसाब से चलते हैं, और ये जो हालात भी बने उसमें भी उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये भी काफी हद तक इसमें रोल अदा करती है। देखिए, पाकिस्तान सन 47 से आज तक भारत विरोध के अभिशाप से मुक्त नहीं हो पा रहा है। जो अभिशाप है उनके लिए। आज हम पाकिस्तान विरोध इसलिए करते हैं, उसने जंग की हमसे, अदरवाइज हम अपना काम कर रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश की जनता की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जी। क्या श्वेत क्रांति लेके आए हम, क्या हरित क्रांति लेकर आए। एक वक्त था, आपको पता नहीं होगा, आपको शायद बच्चे रहे होंगे, एक PL 480 का गेहूं आता था भारत में अमेरिका से, लाल गेहूं, और राशन की दुकानों पूरे देश में बढ़ता था। उस PL 480 के गेहूं के आधार पर अमेरिका ने भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, और उसके बाद भारत की तत्कालीन सरकारों ने फैसला किया और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे गेहूं के मामले में, तो देश को आत्मनिर्भर बना के छोड़ा। हरित क्रांति की लाल बहादुर शास्त्री के लिए एक टाइम खाना मत खाओ, हफ्ते में एक दिन, पूरे देश ने खाना छोड़ दिया। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो हम आज PL 480 के अभिशाप से मुक्त हैं, अमेरिका के उस दबाव से मुक्त हैं। अमेरिका की रोटी नहीं खा रहे हम, अपनी पैदा की रोटी खा रहे हैं। पाकिस्तान में आज भी वो किसी देश की दी हुई रोटी खा रहे हैं, किसी देश के दिए हुए हथियारों से लड़ रहे हैं। तो वो वहां का मुल्क अवाम जो है वो अपनी समस्याओं की तरफ ध्यान ना दे, हमें अपनी समस्याओं के लिए वहां के राजा को चुने हुए या जीते हुए या जैसे भी बनी हुई सरकारों को पोसे नहीं, पकड़े नहीं, उनके कपड़े नहीं उतारे, जी, इसके लिए वो युद्ध में रख सकते हैं। भारत विरोध जो है वो एक उनका वो है हथकंडा, इस हथकंडे से अपनी जनता का ध्यान हटा के रखते हैं। तो वहां बेरोजगारी कितनी है, भूखमरी कितनी है, गरीबी कितनी है, उसका अंदाजा नहीं है। और धर्म के नाम पर आप जो भी एक मुल्क बना हुआ है, वो मुल्क उस नाम पर लोगों को भारत के खिलाफ भड़का के कितने साल तक कितने कितने लोग राज करते रहेंगे। जनता को वहां भी समझना पड़ेगा। बेसिक बुनियादी चीज ये है, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, हम आत्मनिर्भर हो, हमारी रोटी हम खुद कमाएं, और हमारे यहाँ भूखमरी ना हो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की समस्या ना हो, इलाज उपलब्ध हो सबको। ये सब बेसिक समस्या है, उसे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ये सब करता रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ एक दिन आएगा जब वहाँ की आवाम अपने तानाशाहों के खिलाफ खड़ा होकर के, अपने सत्तारूढ़ लोगों के खिलाफ खड़ा होकर आवाज उठाएगी और कहेगी नो, स्टॉप इट, इसको बंद करो। हम भारत के साथ युद्ध नहीं चाहते, भारत के साथ आतंकवादी व्यवहार नहीं चाहते, हम अपनी प्रगति चाहते हैं। अपने स्कूल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के साथ व्यापार चाहते हैं, व्यापार बंद हो गया है, व्यापार बंद हो गया तो नुकसान हो रहा है ना। बिल्कुल। अफगानिस्तान से आने वाला वो पैसेज बंद हो गया, सामान बंद हो गया, हवाई उड़ान हो रही, तो नुकसान हमारा, तो पाकिस्तान का भी नुकसान है भाई, बिल्कुल पैसे मिलते हैं उसके ऊपर से उड़ के जाते हैं। तो बिल्कुल एयर स्पेस बंद हो गया। बिल्कुल। तो युद्ध किसी को भी कुछ नहीं देता। जैसा लिबरेशन आर्मी ने श्रीलंका में युद्ध किया, प्रभाकरण ने ये द्वीप से किया, अल्टीमेटली इनको खत्म होना पड़ा।
मानवीय समाज का बेसिक मूल्य है शांति जी और अहिंसा, सौहार्द, स्वाभिमान, सम्मान। जी वो मानवीय समाज का बेसिक मूल्य कभी भी हत्या, हिंसा, बदला, घृणा नहीं हो सकता। अनंत काल से देख लो आप, दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में जो भी घृणा का पुतला बना, हिंसा का पुतला बना, जिसकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स ये रही है, दुनिया के इतिहास में हमेशा वो खत्म हुआ है। इतिहास में मानवता का परचम फहराने वाले ही जिंदा रहे हैं और उन्हीं का नाम अमर हुआ है। जी बिल्कुल। इस दौरान ये घटनाक्रम जितना भी रहा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई हो, भारतीय सेना की भी टेस्टिंग हुई और पाकिस्तानी सेना की भी टेस्टिंग हुई। किस प्रकार की तैयारी है? हालांकि भारत एग्रेसिव नहीं रहता है, ऑफेंसिव नहीं रहता है, डिफेंसिव रहता है। तो डिफेंसिव जो सिस्टम इंडिया का रहा, भारतीय सेना की जो तैयारी रही, पाकिस्तान ने कितने ही ड्रोन दागे हों लेकिन बहुत बड़ा कोई डैमेज नहीं कर पाए, तो इससे टेस्टिंग इंडिया आर्मी की भी हुई है, इंडियन इक्विपमेंट्स की भी हुई है, और भारत सरकार जितना बजट रक्षा पे खर्च कर रही है तो उसका भी एक मैसेज गया है विश्व के अंदर कि भारत की तैयारी सॉलिड है। देखिए, युद्ध के दो ही पहलू हैं, ऑफेंसिव होना और डिफेंसिव होना। जी तो हमने अपनी सेना के डिफेंसिव सिस्टम की तो ट्रायल ली जी हेलो टेस्टिंग जिसको बोलते हैं ना, हम लोग हर चीज को ही शुरू करते हैं उसकी हेलो टेस्टिंग करते हैं। जी तो हमारी सेना में ठीक हेलो टेस्टिंग हो गई जी कि हम आक्रमण हो तो किस तरह प्रतिकार कर सकते हैं, किस तरह अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं। जी और हमारी आत्मरक्षा की जो प्रणाली है, जी दरअसल उसी ने पाकिस्तान को घुटने टेक दिया। जी लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था, तो एक बार आक्रमण करना पड़ा। जी तो हमने एयरबेस बढ़ाए, जी लॉन्चिंग पैड बढ़ाए, और उससे वही बताने के लिए कि हम ऑफेंसिव हम कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जी हम क्या कर सकते हैं, ये बताया हमने। जी और हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या कर दिखाया, उसी से वो समझ। ट्रेलर से आप अंदाजा लगा दीजिए। जी भारत की सबसे अच्छी बात ये रही, भारत ने एक भी अटैक सिविलियन पर नहीं किया। वहां के नागरिकों को खत्म करने का, नागरिकों को आहत करने का, हताहत करने का भारत का कोई उद्देश्य नहीं। रूस ने यूक्रेन में नागरिकों में हमले किए, जी यूक्रेन में भी करते तो नागरिकों को हमले किए, फिलिस्तीन करता है तो नागरिकों को करता है, इसराइल करता है नागरिकों को। हमने जो हमारा एक तरह से पंचशील का जो सिद्धांत था, या जो हमारी सनातन संस्कृति है जिसने हमेशा जियो और जीरो का उपदेश हमें दिया है, तो हमने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि जो नियतता है, जी निरपराध है, जी जिसने कोई अपराध नहीं किया हमारे प्रति, उस पर हम आक्रमण न करें। आक्रमण उसी पे करें जिसने अपराध किया है, जिसके हाथ में हथियार है और जो हम पर आक्रमण कर रहा है, जी उसी का प्रतिकार करें, उसी को सबक सिखाएं। तो हमने टारगेटेड किया, और ये हमारी विदेश नीति की और भारत की फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खूबी है पूरी दुनिया में, जो किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा सर, रशिया यूक्रेन छोटा सा देश है, रशिया इतनी महाशक्ति है, उससे कितने सालों तक वो लड़ाई लड़ रहा है। इस दौरान अगर देखें भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ती तो कितना नुकसान आप मानते हैं? एटमिक पावर आमने सामने, वो पूरा विश्व आमने सामने, इसका कोई भी मापदंड नहीं हो सकता। जो चीज हुई नहीं उसके लिए आप कह नहीं सकते कि वो कितनी दूर तक जाती और कितने लोगों को मारती। जी लेकिन मुझे सन 65 का युद्ध याद है, 71 का युद्ध याद है, और जिस तरह मैं चूंकि खबरों में था तो उसे समझता था, तो मैं ये बताता हूँ आपको कि अब्दुल हमीद को याद करना चाहता हूँ इस अवसर पर। जी, अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक दुनिया में अजय माना जाता था, अमेरिका को बड़ा घमंड था, पेटेंट टैंक अमेरिका का अजय है। पाकिस्तान को उसने पेटेंट टैंक दिए, जेट विमान दिए। भारतीय सेना में अब्दुल हमीद ने 8 पेटेंट टैंक अकेले उड़ाए, अकेले जी, और 7 तो उड़ा दिए। 8 को जब उड़ाने के लिए वो बम फेंक रहा था, उस वक्त उस टैंक की नली ऊपर उठी, उसने अब्दुल हमीद को भी उड़ा दिया। लेकिन पेटेंट टैंक की कब्र बनाने वाला अब्दुल हमीद, नमन किया जाना चाहिए, याद किया जाना चाहिए। तो उस जमीनी लड़ाई में भी हमने अजय कहलाने वाले टैंकों को नेस्तनाबूद किया। जेट विमानों को भी मार मार के गिराया हमने, हमारे नेट विमान थे भारत के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता। जी, आप इस बात पे नजर डालिए कि सेल्फ प्रोवोक्ड होता ना जब आदमी, तब वो जी जान से मरने के लिए न्यौछावर होता है। हम भारत माता के लिए लड़ते हैं जी, पाकिस्तान की कोई माता थोड़ी है, और अमेरिका की फौज है तो तनख्वाह के लिए लड़ती है जी। यूक्रेन के लोगों ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत के अनुसार अपनी
स्वायत्तता के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए, अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए। इसलिए रूस के सामने वो टिका रहा है इतने लंबे समय तक, छोटा देश होते, बाकी दुनिया के देश उसके साथ थे उसके खिलाफ, इसलिए भी इसको मदद मिली। लेकिन जीवट होना चाहिए अंदर। महाराणा प्रताप में जीवट था, महाराणा प्रताप के सैनिकों में जीवट था। तो बेसिक शर्त यह है कि युद्ध मनुष्य के जीवट से लड़ा जाता है, मनुष्य के उस स्वाभिमान के संकल्प से लड़ा जाता है। उसकी संकल्प शक्ति क्या है, वो मर मिटने के लिए युद्ध कर रहा है या फिर तनख्वाह के लिए युद्ध कर रहा है, ये दो बातें अलग अलग होती हैं। तो मैं समझता हूं कि युद्ध विराम हुआ, देश की इकोनॉमी, देश का व्यापार, देश की शांति प्रिय जनता, सबके लिए अच्छा हुआ और हमने लिमिटेड टारगेटेड उसको सबक सिखाया है। अगर वो इसके बावजूद नहीं सीखता है सबक तो रास्ता खुला है, फिर आएगा तो फिर मार खाएगा। जिस लेवल पे करेगा, जिस लेवल पे करेगा हमला, उस लेवल पे जवाब पाएगा। हम उसको जवाब देने में सक्षम है, हर तरह से जवाब देने में सक्षम है, ये हमने जता भी दिया है और हम जानते भी हैं। इसलिए लेकिन किसी भी युद्ध के बाद एक दिन समझौता होना तय है, संधि होना तय है, होनी है। अनंत काल तक कोई भी राष्ट्र, अनंत काल तक कोई भी किसी भी जगह की जनता युद्ध में नहीं रह सकती। युद्ध से एक दिन बाहर निकलकर शांति के लिए, विकास के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज की जिंदगी के लिए, क्योंकि मनुष्य को जन्म भगवान ने दिया है, जिसको अल्लाह कहते हैं उसने दिया है, वो युद्ध करने के लिए दिया है। हम तो युद्ध करके उसकी जो कल्चर है, ईश्वर की जो व्यवस्था है, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं कि मारना अल्लाह को है, ईश्वर को मारना है हमको, हम मार रहे हैं। जबकि उसको तो मारने का उसका सिस्टम है, जिसको जो मारना है मार लेता है, बुलाना वापस बुला लेता है। तो इसलिए युद्ध शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत सत्य शांति, विकास, खुशहाली, प्रेम और सौहार्द ही है। और वो ह्यूमन वैल्यूज हैं जो हमारी लाइफ स्टाइल में भी है, हमारे समाज का जीवन मूल्य भी है और हमारे राष्ट्र की संस्कृति में भी है। इसलिए हम अपनी संस्कृति का परचम भी फहरा रहे हैं, ऐसा करके अपने राष्ट्र का तिरंगा झंडा तो फहरा ही रहे। अंत में चलते चलते भारतीय सेना के लिए एक लाइन क्या कहेंगे? गर्व है, गौरव है, भारत की सेना तो अभूतपूर्व है पूरी दुनिया में, इसमें कोई दुराई नहीं। और सेना ही नहीं, मैं जो सेना में लोग जाते हैं उनकी माँ को, उनके अभिभावकों को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, सबको श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहता हूँ कि वो अपने लाल को, अपने पति को, अपने सुहाग को किस जिजीविषा से, किस जज्बात के तहत भेजते हैं। और कई तो जब जीवित लौट कर नहीं आते तो उनके शव को उनकी पत्नियां सल्यूट करती हैं और पत्नियां फिर सेना में जाती हैं, या बच्चों को, उनके बच्चों को सेना में भेजा जाता है उसके बाद। तो ये जज्बा है पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी माता है, और किसी देश की जमीन को सब जमीन मानते हैं, माता कोई नहीं मानता। इसलिए हम अपनी माँ के लिए लड़ते हैं, बाकी लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ है, चाहे वो अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से हुआ है या फिर दोनों सरकारों की समझ की वजह से हुआ है। युद्ध किसी भी हाल में जायज नहीं है, युद्ध से विराम होना ही था। जितना जल्दी युद्ध विराम हुआ है उतना जल्दी दोनों देशों की आवाम के लिए बेहतर है। आशा और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये युद्ध विराम जारी रहे और लगातार दोनों देश प्रगति की और उन्नति की ओर बढ़े। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों देशों के रिश्ते जिस प्रकार से पहले थे बहाल रहें, आगे से आतंकी घटनाएं नहीं देखने को मिले, भारत को इस प्रकार का एक्शन ना लेना पड़े, ये तमाम उम्मीदों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।